नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हुआ है 22 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। हथियारों के साथ ही तकनीकी रूप से लैस होंगे पाक और चीन सीमा पर सेना के बेस कैंप। चीन और पाकिस्तान से सीमा में घुसकर भारतीय सेना की खुफिया बेस ज़बरदस्त पहरा, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, सुखोई 30 और F-17 विमान गरजने जा रहा है आसमान में। भारत और ओमान वायुसेना में युद्धाभ्यास, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, यूक्रेन संकट पर बाइडेन और पुतिन की बैठक को लेकर आया रूस का जवाब, कहा, ये हम आपको बताएंगे। और इस बीच गुप्त बेस जो बनाया है वो कहीं ना कहीं तरीके से लीक हो गया है, युद्ध तो तय है, वो हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अब तक 3 की हुई गिरफ्तारी। इस बीच गुस्से में है सरकार, कहा तत्काल इन जिहादियों का करो एनकाउंटर, लोगों में भारी गुस्सा। तो एक एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पे बड़ी खबर, अमेरिका ने तत्काल अपने नागरिकों को देश छोड़ने के वापस दिए क्योंकि उड़ानें बोले बंद हो सकती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेक दिए हैं घुटने, तो वहीं तालिबान ने पाकिस्तान और इमरान खान को दिखाया आईना। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर मोदी को गाली देने वाले लालू को 5 साल की हो गई सजा घोटाले के मामले में। बिहार आरजेडी में घमासान, वो भी हम आपको बताएंगे। एक एक करके बताएंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो सब कुछ खबरें जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, हथियारों के साथ ही तकनीकी रूप से भी लैस होंगे पाकिस्तान चीन सीमा पर सेना के बेस कैंप रहेगा जबरदस्त पहरा। कई खुफिया बेस तैनात तैयार हो रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 2021 और 22 से 2025 से 26 तक ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट की योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि BIM योजना भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत म्यांमार सीमाएं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर फेस, सीमा फ्लाइट लाइट्स, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कें और सीमा चौकियों, कंपनी संचालन अड्डों के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचों को बनाने में मदद करती है। इससे पहले इसी महीने मोदी सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत से 2025 से 26 तक व्यापक मुक्त आधुनिकीकरण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय, नई बटालियनों के गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस अपराध प्रयोगशालाओं और उच्च न्याय जांच प्रविधियों के विकास का खर्च भी शामिल है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारत और ओमान वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, जोधपुर के आसमान में गरजेंगे सुखोई 30 और F-16 विमान। दोस्तों, भारतीय वायुसेना IAF को ओमान की रॉयल एयर फोर्सेस का संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शनिवार से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हो गया है। IAF ने कहा है कि आयोजन दोनों वायुसेनाओं को सीखने और एक के साथ संचालन करने के लिए एक मंच की इजाज़त प्रदान करेगा। दोनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और ओमान के एक F-16 विमान गरजते नजर आएंगे। दोनों देशों की सेना रेगिस्तानी इलाकों में सटीक हमलों का अभ्यास कर एक दूसरे से अनुभव साझा कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के समापन में दोनों देशों के वायुसेना अध्यक्षों के आने की संभावना है। दोनों देशों की वायुसेनाओं का ये युद्धाभ्यास परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रूस की यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज। सैनिकों और हथियारों में बड़ी मात्रा में हुई तैनाती। रूस और यूक्रेन दोनों देशों को टालने के लिए राजनयिक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें मॉस्को के असल इरादों को दिखा रही हैं। दरअसल हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चलता है कि रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है।
मैक्सर द्वारा जारी की गई हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से बेलगोरोड, सोलाटी और वायुलकी में बंदर वक्त उपकरणों और सैनिकों के नए क्षेत्र की तैनाती का पता चलता है। ये नई रूस गतिविधि पहले देखे गए तैनातों के पैटर्न से अलग नजर आई और बस रूस ने टैंक, बख्तरबंद वाहनों, तोपखानों और अन्य रसद को तैनात करना शुरू कर दिया। एक और अपडेट लेते हैं। पूर्वी यूक्रेन में धमाके की खबर, अमेरिका का दावा, पुतिन ने दिए युद्ध के आदेश, रूसी सैनिकों ने भी संभाला है मोर्चा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी के कच्चे वाले शहर डोनस्टाक के केंद्र में एक विस्फोट होने की खबर है। एजेंसी ने दावा किया है कि किस विस्फोट की उत्पत्ति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पूर्वी यूक्रेन को डोनेस्टेक शहर वो शहर है जहां रूसी समर्थक अलगाववादियों का नियंत्रण है और इस धमाके की आवाज़ उस वक्त सुनी गई जब अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की काफ़ी करीब पहुंच चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटका में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या केस में 3 लोग गिरफ्तार, 5 लोगों के शामिल होने का दावा। दरअसल कर्नाटका के शिवमोगा में रविवार की रात को बजरंग दल के 23 साल के कार्यकर्ता की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटना के बाद एहतियातन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। युवक का नाम हर्षा है और उसकी हत्या भारतीय कॉलोनी की रवि वर्मा गली में हुई है और यह शहर बेंगलुरु में करीब 250 किलोमीटर दूर है जहां हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि युवक की हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन राज्य में इस पर राजनीति गरमा गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री एवं शिवमोगा से विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने जिले के गुंडों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 50 बातों के जरिए इस घटना में ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से उठ रही हैं। हर्षा की हत्या कहीं ना कहीं हिजाब पर एक तरीके से पोस्ट लिखने पर हुई थी। अब आप समझिए इस तरीके से कट्टरपंथ है। इसको पूरी तरीके से कुचलने के लिए वहाँ के कर्नाटका के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि तत्कालीन आरोपियों की गिरफ्तारी, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, 5 और जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तार किया जाएगा। घर कुर्की के आदेश और बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है वो चल रही है। हालांकि आपको बता दें इन सब मामलों में बाबा योगी जी की कमी खलती है, क्योंकि बाबा योगी जी भी होते तो पूरा घर बुलडोजर और अन्य से 302 न जाने कौन कौन सी धाराओं में यहाँ तक के एनकाउंटर के भी चांसेस थे। लेकिन कर्नाटका में अभी भी इस तरीके से चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। इंटरनेट मीडिया पर अंकुश के लिए पाकिस्तान में काला कानून, किसी व्यक्ति का अपमान करने पर होगी 5 साल की जेल। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार को अपने देश में इंटरनेट मीडिया की आज़ादी पच नहीं रही है, इसलिए इमरान खान ने अब इंटरनेट मीडिया में पोस्ट करने पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका में संशोधन किया गया है और इसके तहत पाकिस्तान इंटरनेट मीडिया में किसी भी व्यक्ति का अपमान करने पर अब 5 साल की जेल होगी और इस पर अपराध को गैर जमानती बनाया गया है। इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण के इरादे से ये कानूनी प्राविधान किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया संगठन व पत्रकार इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनता के मूलभूत अधिकार का हनन करने वाला कानून भी बता डाला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूरोप पर मंडराने लगा युद्ध का खतरा, ये भी चीज़ें हमने आपको बताई। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर लगभग जल्द होगा तैयार, तरासे गए हैं पूरे पत्थर का काम पूरा। अयोध्या में राम जन्मभूमि भगवान राम के मंदिर निर्माण कार्य लगातार हो रहा है। इसके साथ ही देश के 90 के दशक में मंदिर निर्माण कार्य के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में रखे गए पत्थरों को दिन अब बहुरने लगे हैं। राम जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य और भव्य राम मंदिर के प्रथम तल की छत के पत्थरों पर कार्यशाला में राजस्थान से आए कारीगरों का एक समूह नक्काशी कर रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कारीगर गर्भगृह की छतों पर अद्भुत कलाकृतियां उकेर रहे हैं। लगभग 15x20 के टुकड़े के आकार वाले पत्थरों पर बेहद बारीकी से आकर्षित कर देने वाली कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू यादव चारा घोटाले में दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल लालू यादव डोरंडा कोषागार ऐसे अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की CBI विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और अनुमान के मुताबिक सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे की सजा का भी घोषणा हो गई है। आपको बता दें 5 साल की जेल, 60 लाख का जुर्माना। लालू यादव का जीवन लीला लगभग समाप्त हो गई है और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने काफ़ी खूब अपशब्द कहा था और मोदी से भिड़ना अब इनको भारी पड़ गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं।
दोस्तों बड़ी खबर हिजाब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा वो हमने आपको बता दिया, आगे भी बताएंगे। इस बीच एक और अपडेट, स्विस बैंक में जमा है पाकिस्तानी जनरलों पोर ISI चीफ के अरबों डॉलर, स्विस सीक्रेट सूची में पाक में हड़कंप। दुनिया के सबसे बड़े निजी वित्तीय संस्थानों में से एक क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट लीक हुई है जिनमें स्विस बैंक में पैसा रखने वाले कई खाताधारकों के नाम सामने आए हैं। इस लिस्ट में सैकड़ों पाकिस्तानियों का नाम भी सामने आया है जिनमें ISI प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान सहित कई प्रमुख राजनेताओं और जनरल के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के लीक होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में दर्जनों अपराधी, तानाशाहों, खुफिया अधिकारियों और कई राजनेताओं के भी नाम शामिल हैं। ये बेहद बड़ी खबर है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान में भी लूट मची है, लूट सको तो लूट लो। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, हिजाब आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं। जी हाँ, हाई कोर्ट में बोली कर्नाटक सरकार, इसे शैक्षिक संस्थानों से बाहर रखा ही जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय से कहा है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसे शैक्षिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। इस मामले में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है और सुनवाई दोपहर 2:30 बजे से फिर शुरू होगी। आपको बता दें, हिजाब के मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नौडंगी ने कहा है कि हमारा ये रुख कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हम अपने धार्मिक निर्देशों के बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर के सभी गाँव होंगे डिजिटल साक्षर। शुरू होने वाला है महाअभियान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सभी गाँवों को डिजिटल ढंग से शिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार डिजिटल जम्मू कश्मीर अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत आने वाले दिनों में प्रशासन डिजिटली सेवाओं व डिजिटल साक्षरता की शिक्षा में दिशा में प्रयास शुरू करेगा। वो आवाम की आवाज़ में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को विकास और आधारभूत सुविधाओं के समान अवसर प्रदान करने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार हर हाल में सभी प्रकार के सामाजिक असंतुलन को खत्म करेगी। उन्होंने कहा है कि मानवता के लिए अपने विश्वास को मजबूत करना होगा, सभी को समानता और सामाजिक सौहार्द के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर की दिशा में काम कर रही है। नशे के खिलाफ अभियान तेज किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रोफेसर गिर मोहम्मद ने नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर के लिए संवेदनशील जिलों में नशा पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास की ओर ध्यान दिलाया है। अखनूर के लव खजुरिया के जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के कल्याण और उनके मनोबल को ऊँचा रखने के लिए सरकार के प्रयास की सराहना की है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर निवेश के बीच इंटरनेट की सुविधाएं घर घर पहुंचाने के साथ साथ कनेक्टिविटी भी जोड़ने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक तरीके से विकास की गंगा बहेगी और प्रधानमंत्री मोदी 25,000 करोड़ मार्च में देने भी जा रहे हैं। एक और अपडेट, भारत सामने झुकने के लिए तैयार इमरान खान की सरकार, व्यापारिक रिश्ते समेत बहाल करने की बात कही है। पाकिस्तान की आसमान छूती महंगाई ने भारत से आयात प्रतिबंधों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वाणिज्यिक और निवेश पर प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समय की जरूरत है और ये भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी। आपको बता दें, पाकिस्तान अखबार डॉन की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को अब्दुल्ला रज्जाक दाऊद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जहाँ तक वाणिज्यिक मंत्रालय का सवाल है कि वो एक ऐसी स्थिति में है कि भारत के साथ व्यापार हो और मेरा रुख ये है कि हमें भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। दोनों देशों के बीच व्यापार को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। अब्दुल रज्जाक दाऊद ने कहा है कि भारत से साथ व्यापार का वो समर्थन करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो भारत सामने इमरान खान की सरकार जो है झुकने को तैयार और व्यापारिक रिश्ते बिना भारत के कहीं न कहीं तरीके से नहीं चल पाएगा इमरान खान। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेन और रशिया विवाद के बीच एक तरीके से बड़ा डेवलपमेंट सामने आया, जहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने हुई है बैठक। इस बीच आपको बता दें दोस्तों, दरअसल रशिया में जो विवाद निकल के आ रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच, इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन संकट पर ये बातचीत हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर अब धीरे धीरे टकराहट कम हो रही है, जंग टालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और व्लादिमीर पुतिन के बीच कई बड़े पैमाने पर सहमति बनी है। मैक्रो और पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच तथाकथित मिन्स्क प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बातचीत फिर से शुरू होगी, जो 2014 में पूर्वी यूक्रेन से पहले ही युद्ध विराम का आह्वान कर चुका था। मैक्रो के ऑफिस ने कहा है कि दोनों यूरोप में नई शांति और सुरक्षा
व्यवस्था को परिभाषित करने के उद्देश्य से कुछ स्तरीय बैठक की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अपने फ़ोन कॉल्स में इस बात पर असहमति जताई है कि पूर्वी यूक्रेन में तनाव के लिए कौन जिम्मेदार है। तो एक तरीके से सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से टल सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अमित शाह का हिजाब विवाद को लेकर बड़ा बयान निकल के आया है। जी हाँ, दरअसल उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड तो सभी को मानना ही चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब का मामला बढ़ता ही जा रहा है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ध्रुवीकरण की राजनीति, हिजाब विवाद, CAA का मुद्दा, कोरोना की बदमाशी, आतंकवाद, योगी आदित्यनाथ के CM बनने को लेकर संसद जैसे कई ऐसे विचारोत्तक मुद्दे हैं जो इन समय देश में चल रहे हैं। इन सारे मुद्दे पे नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 के MD और ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इंटरव्यू में गृहमंत्री ने हिजाब विवाद पर पहली बार बोलते हुए कहा है कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्मों के लोग माने, और उन्होंने कहा है कि एक तरीके से ये फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और ये विचाराधीन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड को सभी को मानना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से देश में एक कानून की बात होगी। वरना इस तरीके से कोई हिजाब पहन के जा रहा है, कोई वहाँ नमाज़ पढ़ेगा, कोई अजान करेगा, कोई ये करेगा, कोई भगवा पहन के जाएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने स्पष्ट तरीके से हिजाब पर रोक लगाने का समर्थन किया है। एक और अपडेट लेते हैं। हिजाब विवाद के बीच ही कर्नाटक से बड़ी खबर निकल के आई है। एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। फेसबुक पर हिजाब के विरोध में सिर्फ पोस्ट लिख दी थी बस। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में हिजाब विवाद से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस और भी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना रविवार रात करीब 9 बजे की है। वहीं 26 वर्षीय बजरंग दल कार्यकर्ता की पहचान हर्षा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि हर्षा ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखी थी और उन्होंने भगवा सवाल का समर्थन किया था। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ गया है और कई कार्यकर्ताओं हत्या के बाद अस्पताल पहुंच गए और घटना के विरोध जताने लगे। तनाव बढ़ता देख शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं स्कूल व कॉलेज को भी बंद कर दिया गया। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के पीछे 4 से 5 युवकों के समूह होने की बात आई है और उन्होंने कहा है कि ये लोग किसी संगठन से थे या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। एक और अपडेट। चीन बौद्ध संस्कृति के दमन के लिए तिब्बत के बौद्ध मठों में बनाए निगरानी ठिकाने भिक्षुओं के मोबाइल पर इंस्टॉल किए गए ऐप। दोस्तों, तिब्बत को अपने नियंत्रण में रखने और बौद्ध संस्कृति के दमन के लिए चीन ने तिब्बत के बौद्ध मठों में निगरानी के ठिकानों बना दिए गए हैं। हालात की जानकारी देते हुए रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट ने बताया है कि तिब्बत की किंगघई प्रांत में पल्ल्यू भारतांग गोचेन मठ में हाल ही में निगरानी स्थापित की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं और तिब्बतियों की संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बौद्ध संस्कृति के हिसाब से नहीं बल्कि चाइना की संस्कृति के हिसाब से चल सकें। अब आप समझिए कि किस तरीके से इतिहास मिटाया जाता है और किस तरीके से इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के दमन की नीति लगातार चल रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अब नेपाल में अमेरिका से करार पर बवाल हो गया है। सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है, लोग भिड़ गए हैं। दरअसल नेपाल में देवगढ़ सरकार ने भारी विरोध के बीच रविवार को $50 करोड़ का मिलेनियम कॉरपोरेशन चैलेंज समझौता पुष्टि के लिए संसद में पेश कर दिया है। आपको बता दें, इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों यही है कि अब जितनी तेज़ी के साथ ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं नेपाल और अमेरिका के रिश्तों में जहाँ एक तरफ नए चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कि एक नया मामला ये भी निकल के आ रहा है कि अब हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और नेपाल में अब जोरदार विरोध प्रदर्शन हो गया है। अमेरिका और नेपाल के समझौते के बीच सत्तारूढ़ गठजोड़ के घटक CPN माओवादी सेंटर के मुखिया पुष्पकमल दहल विरोध में है। संसद में पेश करने से पहले PM शेर बहादुर देउवा दहल और CPM ने माधव कुमार ने आम सहमति पुष्टि का फैसला किया है। दरअसल आपको बता दें, $50 करोड़ का मिलेनियम कॉरपोरेशन चैलेंज समझौता पुष्टि के लिए संसद में पेश किया गया था और समझौते